दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम आपको अकबर बीरबल से भी ज्यादा मजेदार बुद्धिमान गोनू झा की कहानी सुनाएंगे। दोस्तों, सारी कहानियां बहुत मजेदार है, आखिरी तक जरूर सुने। दोस्तों, गोनू झा राज दरबार में नियुक्त हो गए थे। सारा गांव गोनू झा पर गर्व कर रहा था। उन्होंने उस गांव का नाम रोशन जो किया था। सबने गोनू झा को बधाई दी। उन्होंने उस गांव का नाम रोशन जो किया था। सबने गोनू झा को बधाई दी। तब गोनू झा ने भी विचार किया कि गांव वालों की इस खुशी में एक भोज समारोह का आयोजन किया जाए। धन की तो अब कोई कमी नहीं थी। पुरस्कार में ढेर सारा धन मिला था। अगले ही दिन मां भगवती के जागरण का आयोजन किया गया और आसपास के गांवों से भी भोज में आए। गोनू झा सबका स्वागत कर रहे थे। बड़ी ही चहल पहल हो रही थी। शाम ढल गई थी। बाहर गांवों से आने वाले और नाते रिश्तेदार विदा करते करते रात हो गई। फिर भी कोई लोग अभी जाने वाले थे। उधर घुरिया और उसकी चोरमंडली गांव से बाहर एक खंडहर में बैठी विचार विमर्श कर रही थी। देखा गोनू झा को, कैसे दिमाग के दम पर ही धन भी कमा लाया और राजदरबार में भी नियुक्त हो गया। घुरिया आह भरकर बोला, गुरु भूल गया लगता है। दिमाग के ही दम पर उसे चतुर सुजान आदमी ने हम लोगों से अपना खेत खुदवा लिया था, जबकि मजदूर ढूंढे नहीं मिल रहे थे। हमने मुफ्त में मजदूरी की। एक साथी बोला, उस दिन को याद करके तो मेरा खून खौल उठता है। कैसे उल्लू बनाया उस गोनू झा ने। हम उसे घर में कुदाल चलाता देखकर धोखा खा गए, जबकि उसने एक मामूली गड्ढा खोदा था और उसी में कुदाल चलाता रहा। हम समझे कि उसने सारा घर खोद फेंका। और गुरु, मजे की बात तो यह कि उसे पता है कि उसके जाल में फंसने वाले निरे बुद्धू तो हम ही थे। मेरा वश चले तो उसे ऐसा सबक सिखाऊं कि सारी चतुराई भूल जाए। पर क्या करूं? चोरी के अलावा तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो चोरी ही करते हैं। अब तो उसके घर पर माल भी खूब है। खूब ही है। देखा नहीं सारे गांव की कैसी दावत की है। गुरु, आज मौका भी है। गोनू झा कल सारी रात का जागा है और आज सारा दिन भी भाग दौड़ में रहा है। बुरी तरह थक गया होगा। बात तो पते की है। मौका अच्छा है। नींद के मारे बेहाल होंगे दोनों पति पत्नी। घोड़े बेचकर सोएंगे। जरा सी सावधानी से हम अपना काम कर सकते हैं। घुरिया ने कहा, तो फिर चलते हैं। देखते हैं कि हमारा शिकार सोया कि नहीं। चल तो रहे हो भाई लोगों। एक और साथी बोला, पर याद रहे कि हम बहुत चतुर आदमी से पंगा ले रहे हैं। वह आदमी एक भी क्षण गफलत नहीं करता। अरे, उसे क्या सपना आया है कि आज रात हम उसके यहाँ चोरी करने पहुंच रहे हैं। वह तो नींद के हवाले हो चुका होगा। आखिर सब वहां से चल पड़े। गांव में घुसे तो सारा गांव सोया पड़ा था, पर गोनू झा के घर लालटेन अभी जल रही थी। यह तो अभी जाग रहा लगता है। घुरिया चिंतित हुआ। थोड़ी बहुत देर में सो जाएगा। तब तक क्या यूं ही खड़े रहे? किसी ने देख लिया तो मारे जाएंगे। ऐसा करते हैं, चलकर गोनू झा की फुलवारी में छुप जाते हैं। वहां से उसके घर की आवाजें भी सुनाई पड़ती हैं। सब जने उस फुलवारी में जा छुपे। फूलों की घनी क्यारी थी। सब वहीं छुपकर बैठ गए। गोनू झा के घर से अभी भी बातचीत करने की आवाज आ रही थी। अब आप भी आराम कीजिए झा जी। एक आवाज आई, हम लोग भी चलते हैं। आप 2 दिन से थके हुए हैं। आप भी यहीं आराम करें मास्टर जी। गोनू झा की आवाज आई, हम लोग भी चलते हैं। आप 2 दिन से थके हुए हैं।
आप भी यहीं आराम करें मास्टर जी। गोनू झा की आवाज आई। अरे नहीं, जरा दूर तो जाना है। अच्छा, अब आज्ञा दें। फिर गोनू झा और एक और व्यक्ति घर से बाहर निकले। उस व्यक्ति को घुरिया और उसके साथी पहचानते थे। वह पड़ोस के गांव का मास्टर गणेश झा था। गोनू झा का परम मित्र था। गोनू झा ने कुछ दूर तक जाकर अपने मित्र को विदा किया और घर की तरफ लौटे। अचानक वह ठिठक गए। उन्होंने फुलवारी में हलचल महसूस कर ली थी। फिर वह दरवाजे पर पहुंचे। अजी सुनती हो? वह उच्च स्वर में बोले। क्या है जी? अंदर से पत्नी की आवाज आई। अब सब चले गए हैं। पंडित जी कहकर गए हैं, ग्रहदोष निवारण तभी करना जब घर में हम पति पत्नी और भोनू ही हो। वह बोले। कैसा ग्रहदोष? कैसा निवारण? पत्नी अचकचाई। अरे भगवान, बड़ी जल्दी भूलती हो। लगता है 2 दिन की थकान ने तुम्हें भुलक्कड़ बना दिया है। जल्दी करो। एक दिन से कमर सीधी नहीं की और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। यह मजाक नहीं है। हमारे ग्रह में कुछ दोष आ गया है। मिश्रा जी ने मुझे बताया है। अब उनकी बात तो झूठी नहीं हो सकती। थकीहारी पत्नी भुनभुनाकर अंदर गोबर लीपने वाली मिट्टी का ढेर था। उसने बहुत से ढेले पल्लू में लिए और गोनू झा के पास डाल दिए। गोनू झा ढेले उठा उठाकर फुलवारी में फेंकने लगे, साथ ही साथ वह अपना मंत्र भी पढ़ रहे थे। चांद चांदनी चंद्र चकोर, बढ़ा हर लेऊ माखन चोर। अंतिम शब्द चोर को वह बहुत उच्च स्वर में बोलते थे। उधर घुरिया और उसकी चोर मंडली मुसीबत में थी। बेचारे बिना हिलेडुले ढेलों का शिकार बन रहे थे। अपनी सिरों को घुटनों में दबाकर अपनी पीठ पर उस प्रकोप को सह रहे थे। अब बीएस भी करो, पंडिताइन झल्लाकर बोली। क्यों? अभी तो 50 भी पूरे नहीं हुए। जाकर ढेले लाओ। गोबू झा निर्विकार भाव से बोले। दया करो पंडित जी, मेरी सारी देह दुहक रही है। लगता है चक्कर आ जाएंगे। अब मुझे सोने दो। सोने दो? अरे तुम्हारा दिमाग खराब है। घर पर ग्रहों की वक्वृष्टि है और तुम्हें सोने की सूझ रही है। कैसी वक्वृष्टि? सब तरह तो चैन है। तुम ढेले लाती हो या नहीं? नहीं लाती। तुम्हारी सनक के लिए मैं अपनी जान नहीं दूंगी। मुझे ही पता है कि कैसे खड़ी हूं। देखो, मेरा दिमाग खराब मत करो। मुझे गुस्सा आ गया तो मेरा हाथ उठ जाएगा और यह तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। गोनू झा ने गुस्सा से कहा। हाथ उठाओगे? पंडिताइन बिफर गई। आज हाथ ही उठाओ, तभी कुछ काम होगा। मैं भी तो देखूं कि आपकी बुद्धि कितनी बिगड़ी गई है। जरा राजदरबार में वाह वाह क्या हुई, तुम तो पगला गए। मुझे पागल कहती हो? अभी ठहरो। फिर तो गोनू झा और उनकी पत्नी में रात ठन गई। दोनों जोर जोर से झगड़ने लगे। इतनी तेज आवाजें हुई कि गांव भर में जाग हो गई। लोग दौड़ दौड़ कर उनके घर की ओर आए। क्या हुआ झाजी? इतनी रात गए, क्या झगड़ा है? झगड़ा? पंडिताइन बोल पड़ी। इनका दिमाग फिर गया है। भाई लोगों, गलती सरासर इसकी ही है। गोनू झा बोले। मेरी? हाय राम, कैसा झूठ बोल रहे हो हैं? सुनो भाइयों, गोनू झा ने कहा, मैं ग्रहदोष के लिए पंडित जी के बताए अनुसार 108 ढेले चंद्रमा की ओर उछाल रहा हूं। ये बेचारी अंदर से ढेले ला रही थी। अभी 50 ढेले भी नहीं लाई कि थक गई। कहती है मेरे बस में नहीं।
अब कोई इससे पूछे कि यह मात्र 108 ढेले लाने में थक गई और मेरे प्यारे भाई लोग फुलवारी में बैठे सारे ढेले अपनी पीठों पर झेलने को बैठा हैं और उफ तक नहीं कर रहे हैं। घुरिया और उसके साथी सन्न रह गए। और यदि मैं झूठ बोलता हूं तो फुलवारी में बैठे उन लोगों से पूछिए जो कितनी हिम्मत से ढेलों की मार सह रहे हैं। घुरिया आदि भागे पर गांव वालों ने घर दबोचा और इतनी मार लगाई कि सबको नानी याद आ गई। अगले ही दिन उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया। तब पंडिताइन ने जाना कि उसके पति कोई भी हरकत अकारण नहीं करते थे। उन्हें अपने पति पर गर्व था। उन्होंने अपने व्यवहार के लिए गोनू झा से क्षमा मांगी तो गोनू झा हंसकर रह गए। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। 2-3 घनिष्ठ मित्र बड़े ही गप्पी थे। उनमें एक दीवान का बेटा, दूसरा व्यापारी का पुत्र और तीसरा राजकुमार था। एक दिन बातों ही बातों में तीनों में स्वयं को सबसे बड़ा गप्पी सिद्ध करने की शर्त लग गई और यह तय हुआ कि जो बात को झूठी कहेगा उसे 100 रुपये दंड देना होगा। सबसे पहले दीवान के पुत्र ने कहा, मेरे पितामह यहाँ के राजा थे और वर्तमान राजा का पिता उनका सेवक था। यह सुनते ही राजा का बेटा उछल पड़ा, यह झूठ है। यहाँ के राजा मेरे ही प्रपितामह, पितामह और मेरे पिता रहे हैं। मेरे पितामह कहीं किसी के यहाँ सेवक नहीं रहे। दीवान के बेटे ने चहकते हुए कहा, अगर यह बात झूठ है तो लाओ 100 रुपये। राजकुमार को शर्त के अनुसार रुपए देने पड़े। अब व्यापारी के पुत्र की बारी आई। उसने गंभीर होते हुए कहा, उन दिनों यहाँ के राजा बहुत गरीब थे। एक बार वह अपने पौत्र के साथ मेरे दादा के यहाँ भीख मांगने पहुंचे। इतना सुनना था कि राजकुमार ने झपटते हुए कहा, यह भी सरासर झूठ है। मेरे पितामह या पिता के साथ कभी सी स्थिति नहीं आई। व्यापारी के पुत्र ने प्रसन्नता से शर्त को स्मरण कराते हुए कहा, तब तुम हारे और मैं जीता, इसलिए लाओ 100 रुपये। उसे भी रुपए देने पड़े। अब राजकुमार की बारी आई। उसने अनमने भाव से कहा, अभी मुझे घर जाना है, कल फिर हम लोग यहीं उपस्थित होंगे। राजकुमार उधेड़बुन में पड़ा रहा कि कैसे झूठ का पुल बांधा जाए ताकि रुपए वापस हों। उसे कुछ स्मरण नहीं हो रहा था। अंत में उसने गोनू झा से संपर्क किया। गोनू झा ने आश्वस्त करते हुए कहा, राजकुमार, यह तो बां हाथ का खेल है, सिर्फ अपनी जगह मुझे कहानी कहने के लिए मनवा लेना। उसके दोनों मित्रों को कोई एतराज न हुआ। गोनू झा साधारण वेशभूषा में पहुंचे थे। उन्होंने गप कहनी शुरू की। एक बार भीषण अकाल पड़ा। प्रजा अन्न के लिए त्राही त्राही करने लगी। राजा कागज बनवा बनवा कर अन्न देने लगे। तुम दोनों के दादा भी आए। राजा उन्हें 1-1 क्विंटल गेहूं दे रहे थे, परंतु बहुत बार कहने पर 10-10 क्विंटल दे दिया। वे तो अब इस संसार में नहीं रहे। उनके पुत्र अथवा पौत्रों ने भी गेहूं नहीं लौटाया। से कृतघ्न आज के लोग हो गए हैं। खैर, राजा के कागज दुरुस्त है, आज नहीं तो कल सधाना ही पड़ेगा। इतना सुनते ही दीवान और व्यापारी के पुत्र उछले एक स्वर से कहा, यह बिल्कुल असत्य है। हमारे दादा अथवा पिता ने कभी इसकी चर्चा नहीं की। गोनू झा ने हंसते हुए कहा, अगर झूठ है तो लाओ 100 रुपये और सत्य है तो गेहूं ही चुकता करो। दोनों ने रुपए देने में ही खैरियत समझी। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। 3 दोस्तों, एक बार की बात है, रात में गोनू झा कहीं से घूम फिर कर आए और अपने आंगन में चक्कर लगाने के बाद परनी से बोले, आज बड़ी गर्मी है, खटिया आंगन में ही लगा दीजिए। हाट पर टेकटार गांव वाले मिसर मिल गए, वहीं उन्होंने बहुत भांग पिला दी है। पत्नी ने बीच अंगने में खटिया डाल दी। अंगने के एक कोने में तुलसी की झाड़ी थी। गोनू झा ने वहां खटिया लगाने को कहा। ओझाइन ने चौंकते हुए कहा, जंगल झाड़ के पास क्यों सोइएगा, कीड़े मकोड़ों का डर रहता है। गोनू झा ने सहज भाव से कहा,
कीड़े मकोड़ों से कितना डरिएगा? कीड़े मकोड़ों से कितना डरिएगा? कीड़े मकोड़ों से कितना डरिएगा? कीड़े मकोड़े अभी तक गोनू झा को नहीं पहचान सके हैं, तो उन्हें सबक सिखाना जरूरी है। और खटिया खींचकर वहीं ले गए जहां तुलसी की झाड़ी थी। पत्नी ने सहजता से कहा, खैर जब आप अपनी मति में ही नहीं हैं, तब बहस क्या करना। गोनू झा ने खटिया पर बैठकर प्रेमपूर्वक खैनी लगाई, उसे निचले होठ में दबाया और फिर अंगने की उसी तुलसी की झाड़ी में थूकने लगे। तुलसी कहीं भी हो, पवित्र ही रहती है। उस तुलसी वन पर पति को थूकते देख पत्नी भला बुरा कहने लगी और नशा उतारने के लिए दही, नींबू आदि का शरबत पिलाकर उपचार किया, किंतु उनका नशा उतर ही नहीं रहा था। पत्नी ने हाथ जोड़ते हुए बहुत मनाया, किंतु गोनू झा अपनी करनी से बाज ही नहीं आ रहे थे। अंततः उझाइन हाय दैवा कह जोर जोर से विलाप करने लगीं कि इनकी मति मारी गई है। रोने कल्पने की आवाज सुनकर आसपास के लोग जुटने लगे। पड़ोसियों ने गोनू झा को भांति भांति से समझाना शुरू किया, किंतु उन पर कोई असर नहीं। अंत में पुरोहित ने विस्मय से कहा, तुलसी में लक्ष्मी बसती हैं, इन्हें प्रायश्चित स्वरूप ब्रह्मभोज कराना होगा। गोनू झा के माथे पर लोटा ठंडा पानी पड़ने लगा और वह नहाते रहे। तब तक कई लोग और जुट गए। जब गोनू झा ने अपने आसपास देखा तो संभलते हुए कहा, ठीक है, जब आप लोगों ने स्नान करा ही दिया, तब मैं भी प्रायश्चित कर ही लूं। यह कहते हुए गोनू झा ने बाल्टी भर पानी झाड़ी में एक ही जगह उलीच दिया। बेचैनी से एक आदमी फुरफुराकर उठा। जब तक वह संभलता, तब तक गोनू झा ने उसक बाल कसकर पकड़े और उसे बाहर खींच लिया। अन्य चोर भी पकड़े गए। खूब धुनाई हुई। चोरों के नेता को पहचानकर सब स्तब्ध रह गए। वह तो अयोध्या चोर था, किंतु गोनू झा के चतुराई के आगे मात खा गया। चोरों ने माफी मांगते हुए कहा, पंडित जी, गलती हो गई, इस बार माफ कर दीजिए। सरदार ने कहा, पंडित जी, अब मैं भी आपको पहचान गया, आइंदा इस गांव में हम कभी पाँव न रखेंगे। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। एक बार गोनू झा और उनके परम मित्र फेरन मिश्र बैठे बातें कर रहे थे। गोनू, इन दिनों तुम्हारी बड़ी चर्चा है, तुम्हारे कौतुक सुन सुनकर आश्चर्य होता है। मिश्रा जी ने मुस्कुराकर पूछा, तुम इतनी सारी बुद्धि कहाँ से लाए और कैसे तुम हर परिस्थिति पर काबू कर लेते हो? मिश्रा जी, हम ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं, बुद्धि तो हमारा पुश्तैनी गुण है। हम लोग मानव वर्ग में श्रेष्ठ यूं ही नहीं कहे जाते। गोनू झा हंसकर बोले, हमें तो जन्मजात चतुराई मिलती है, परिस्थिति को पढ़कर उसके अनुसार ही बुद्धि का प्रयोग करना हमारी विशेषता होनी चाहिए। इसे ही तो संसार में बमन पेंच कहते हैं। कौन सा पेंच? मिश्रा जी चौंक पड़े। बमन पेंच? दुनिया में दो ही तो पेंच हैं जो कस जाएं तो सरलता से खुल नहीं सकते। एक है क्षत्रिय पेंच, एक है बमन पेंच। कमाल है, हम भी इसी कुल में जन्मे हैं और 50 बरस से पंडिताई कर रहे हैं, फिर भी इस पेंच की महिमा नहीं जानते। जानते हैं, प्रयोग भी कर रहे हैं, पर धर्म और आस्था के आश्रय में। हम बुद्धि और चतुराई के साथ करते हैं। अच्छा, यह तो बताओ कि यह बमन पेंच किसी ब्राह्मण पर भी काम करेगा? पेंच तो मिश्रा जी हर जगह काम करता है, बस कसने वाला चाहिए। तो भई तुम मुझे दिखाओ कि यह किस तरह का पेंच है। मुझ पर अपनी यह विद्या चलाओ तो जानूं। रहने दो मिश्रा जी, आपस में चतुराई नहीं दिखाई जाती, इससे राम राम में भी विघ्न आ सकता है। अरे कुछ नहीं होगा, हम दोनों तो मित्र हैं, हमारे बीच मनमुटाव कभी हो ही नहीं सकता। यह तो बस सीखने के लिए कह रहा हूं, छोड़ो इस बात को, कोई और बात करो। नहीं भाई,
यह बमन पेंच तो तुम्हें दिखाना ही होगा। मैं भी तो बामन हूँ। हो सकता है कि पेंच मैं जानता हूँ, बस प्रयोग न पता हो। क्या पता मैं तुम्हारे पेंच को काट ही दूं। देखेंगे। फिलहाल इस बात को खत्म करो और कुछ खाने को मंगाओ। मिठाई चलेगी? चलेगी क्या दौड़ेगी? मंगाओ तो सही। मिश्रा जी ने अंदर से थाली भरकर मिठाई मंगाई, जिसे दोनों खाने लगे। इस बात को कई हफ्ते बीत गए थे। मिश्रा जी तो बिल्कुल ही भूल गए थे। श्राद्ध पक्ष चल रहा था तो समय ही कहाँ था। दिन में पिंडदान कराने जाते और गठरी बांधकर शाम को लौटते। कमाई का समय था तो और कोई बात कहाँ याद रह जाती है। मगर गोनू झा नहीं भूले थे। उन्हें मिश्रा जी को बमन पेंच दिखाने की उत्कंठा हो चली थी। उन्हें मिश्रा जी को दिखाना था कि वह कैसे बुद्धि और अभिनय का प्रयोग करके अपना काम सफल कर लेते थे। और एक दिन वह मिश्रा जी से मिलने शाम ढले पहुंचे। अरे आओ गोनू, बड़े दिनों बाद दर्शन हो रहे हैं, मिश्रा जी चहके। आपका तो धनवर्षा पक्ष में समय ही नहीं है। मैं भी इन दिनों एक जरूरी काम में फंसा पड़ा था। मरने की भी फुर्सत नहीं है। आपसे सहायता की आशा लेकर आया हूं, गोनू झा ने कहा। अरे कहो न, और बैठो तो सही। बैठूंगा नहीं, समय नहीं है। एक कार्य सौंपकर जा रहा हूं। मेरे पास हफ्ते भर जरा भी समय नहीं है। आप कल से फुर्सत में आ जाएंगे तो आशा है कि आप मेरा काम करके रखेंगे। अरे आदेश करो भई। सा है कि इन दिनों मैं एक विशेष पूजा कर रहा हूं और उसमें मुझे 1000 मिट्टी के सिक्कों की आवश्यकता है। आपके पड़ोस में कुछ कुम्हार भी हैं। आपकी बात कोई नहीं टालेगा। 500 सिक्के तो मुझे हर हाल में अगले हफ्ते चाहिए। बाकी 500 अगले 15 दिनों में। अरे तो भी कोई काम है। इसके लिए ही इतने व्याकुल हो। तुम्हारा यह काम तो समझो हो भी गया। कल श्राद्ध पक्ष का आखिरी दिन है। मैं तो फिर निठल्ला ही हो जाऊंगा। फिर मैं चलता हूं। आपको कष्ट दे रहा हूं पर क्या करूं। किसी और पर भरोसा भी तो नहीं कर सकता। इसमें कष्ट कैसा। मित्र ही तो मित्र के काम आता है। अच्छा मैं चलता हूं, गोनू झा इतना कहकर वहां से चलते बने। फिर एक हफ्ते बाद उनके साथ पलटन झा भी थे। वह मिश्रा जी के घर के दरवाजे पर पहुंचे। अरे मिश्रा जी घर पर हैं क्या, गोनू झा ने हाथ लगाई। मिश्रा जी दौड़कर बाहर आए। अरे गोनू झा अंदर आओ भई। बाहर क्यों खड़े हैं। समय की कमी मिश्रा जी। मैंने बताया तो था। मेरा काम हुआ कि नहीं। हो गया। अभी लाता हूं। मिश्रा जी अंदर गए और जब वह बाहर आए तो उनके हाथ में एक मखमल की थैली थी। ये लो। पूरे 500 हैं। बाकी 500 जब कहो तब दे दूंगा। ठीक है, पर जल्दी करना। जल्दी ही आवश्यकता होगी। अरे कहा न, जब चाहो तब। धन्यवाद। आओ पलटन भाई। दोनों वहां से चल पड़े। रास्ते में पलटन झा ने इस बारे में पूछा। अरे कुछ नहीं। मिश्रा जी ने 1000 रुपए उधार लिए थे। जरूरी काम था। मेरे पास थे तो समय पर काम चला दिया। आज तुम्हारे सामने 500 रुपए दे दिए हैं। बाकी फिर दे देंगे। और इस तरह 15 दिन और बीत गए। इस बीच बरसात हो गई। एक दिन राह चलते मिश्रा जी को गोनू झा चौपाल पर लोगों के बीच गप्प लड़ाते दिखे। गोनू भाई कहाँ रहते हो भले मानस। कभी तो दर्शन दिया करो। मिश्रा जी बताया तो था कि व्यस्त हूं। आजकल मैं आने वाला था वो 500 लेने।
सोचा व्यवस्था हो गई होगी, गोनू झा बोले। व्यवस्था तो हो गई थी पर बरसात ने सब गुड़गोबर कर दिया। सब भीग गए। अब तो 4-5 दिन और लगेंगे। मिश्रा जी, मुझे तो बहुत आवश्यकता है। अरे तो 4 दिन ठहरो। मरे जा रहे हो। ठीक है, 4 दिन और सही। मिश्रा जी चले गए तो गोनू झा चुप बैठ गए। क्या बात है गोनू झा? एक बुजुर्ग ने पूछा। कुछ समस्या है काका? पैसे का लेन देन कभी मित्रता में न करें। मिश्रा जी ने 1000 रुपए लिए थे। महीना होने आया। 500 रुपए तो पलटन झा के सामने दे दिए थे। बाकी देने का नाम ही नहीं। टालमटोल कर रहे हैं। अभी भी तुम सबके सामने कहकर गए हैं कि 4 दिन में दे देंगे। देखता हूं 4 दिन और। मित्र हैं, ज्यादा तो कह भी नहीं सकता। यही तो काका ने कहा, उधार प्रेम की कैंची है। मित्र को दो तो मित्रता कटे, भाई को दो तो रिश्ता। अब क्या करें? है तो लोगों की सहायता करना भी तो धर्म ही न। इतना कहकर गोनू झा उठकर वहां से चले गए। पीछे लोगों में कई तरह की बातें हुई। कोई मिश्रा जी के बारे में कहता कि उन्हें सा नहीं करना चाहिए, यह तो मित्रता का नाजायज लाभ है। अरे गोनू झा कौन कम हैं? कहीं से कमाकर लाकर दिए थे। यह तो ठगी का पैसा है। से ही लुटेगा। चोरी का माल मोरी में। और किसी ने कहा। 7 दिन और गुजर गए। एक दिन मिश्रा जी अपने द्वार पर सुबह सुबह बैठे थे कि जोरावर नाई पहुंच गया। पाए लागू पंडित जी। चौपाल पर पंचायत है। आपको बुलाया है। पंचायत? कैसी पंचायत? किस बात की है? मिश्रा जी चौंके। जाकर देखिए, सब आंखें खुल जाएंगी, नाई कहकर चला गया। मिश्रा जी असमंजस में रह गए। धोती कुर्ता पहना और चौपाल की ओर चले गए। वहां पहुंचे तो सारा गांव वहां उपस्थित था। गोनू झा भी बैठे थे और पंच परमेश्वर भी बैठे थे। आइए मिश्रा जी, पंच बोले। यह क्या मिश्रा जी? मित्रता में सा करना आपको शोभा नहीं देता। आप गांव के गणमान्य व्यक्ति हैं। आप ही सा करेंगे तो वांकी सब क्या कर डालेंगे। क्या क्या हुआ? मिश्रा जी हकबकाए। गोनू झा ने आप पर आरोप लगाया है कि आप उनके 500 रुपए के देनदार हैं, जिन्हें देने में आप टालमटोल कर रहे हैं। गवाह भी यही हैं। पलटन झा कहते हैं कि आपने अपने हाथों से उनके सामने गोनू झा को 500 रुपए दिए थे और शेष 500 के लिए बाद में कहा था। मगर गोनू झा, यह सब क्या है भई? अब क्या करूं मिश्रा जी? मित्रता के नाते तकादा ज्यादा तो नहीं कर सकता था। आप थे कि रोज बहका रहे थे। तब पंचायत की शरण में आया। पर वे मिट्टी के 1000 सिक्कों की बात थी भई। मिश्रा जी झल्लाए। मिट्टी के? क्या कह रहे हैं? मिट्टी के भी सिक्के होते हैं। और होते हों तो क्या करूंगा उनका मैं, और क्या करेंगे आप? देखा पंचो, अब मिश्रा जी क्या नया गुल खिला रहे हैं। गोनू झा बोले। मिश्रा जी, वृद्ध काका ने कहा, हफ्ते भर पहले इसी चौपाल पर हम 10 लोगों के सामने आप गोनू झा को 4 दिन बाद 500 रुपए देने की बात कहकर गए थे। अब इतने लोग तो झूठे नहीं हैं। मिश्रा जी, यह अधर्म मत कमाइए। आप पूजा पाठ करने वाले सात्विक और धार्मिक ब्राह्मण हैं। पंचायत आपको आदेश देती है कि आज शाम तक गोनू झा के पैसे चुका दें, नहीं तो आप आर्थिक दंड पाएंगे। पंचायत का फैसला सर्वमान्य होता है। मिश्रा जी ने बर्छी फेंकती नजरों से गोनू को घूरा, जिसने उनके साथ खेल खेला। अरे पैसे की जरूरत थी तो मांग लेता। उनके मान सम्मान को ठेस लगा दी। उन्होंने 15 मिनट की मोहलत मांगी और घर से लाकर 500 रुपए गोनू झा को गिन दिए।
गांव भर में इस पक्की मित्रता के टूट जाने पर चर्चा थी। कुछ लोग दुखी थे और कुछ लोग खुश भी थे। मिश्रा जी के पास दोनों तरह के लोग पहुंचते और गोनू झा का जिक्र छेड़ देते। मिश्रा जी गोनू झा को कृतघ्न, ठग, लुटेरा आदि कितने ही विशेषणों से नवाजते। दुआ सलाम बंद। फिर एक दिन पंचायत हुई। मिश्रा जी फिर बुलाए गए। तब गोनू झा ने सारी बात पंचों को बताई। पंच परमेश्वरों, मेरे परम मित्र मिश्रा जी को एक दिन जिज्ञासा हुई कि यह बमन पेंच क्या होता है और कैसे मैं इसका प्रयोग करता हूँ। यह सच है कि मैंने इनसे मिट्टी के 1000 सिक्कों की मांग की। पलटन झा के सामने इन्होंने वही 500 मिट्टी के सिक्के मुझे लौटाए थे। गोनू झा ने कहा, इस प्रकार मैं इन्हें बमन पेंच का प्रयोग दिखा रहा था। मैंने कहा भी था कि इससे हमारी मित्रता खतरे में पड़ सकती है। और वही हुआ। अब मैं पंचायत के सामने ही अपने मित्र से क्षमा चाहता हूँ और इनके 500 रुपए वापस करता हूँ। और यदि मिश्रा से क्षमा जी मुझे अन्य कोई दंड देना चाहें तो मैं उसे भी स्वीकार करता हूँ। मिश्रा जी हक्के बक्के रह गए। तो गोनू झा ने उन्हें बमन पेंच का नमूना दिखाया था। कमाल का नमूना था। मिश्रा जी, पंचायत के सामने वो सब साफ हो चुका है। अब आपकी क्या राय है? इसमें राय कैसी? मिश्रा जी तनकर बोले, मुझे बमन पेंच देखना था, मैंने देख लिया। आप पंचों को 2 बार कष्ट हुआ, उसके लिए हम दोनों मित्र क्षमा प्रार्थी हैं। आओ गोनू झा, तुम्हारी पीठ ठोंक दूं। मिश्रा जी, कुछ सीखा भी कि देखा ही देखा? गोनू झा ने हंसकर पूछा। सीखा भये। सही समय पर सही झूठ बोलकर उसके सही साक्ष्य पैदा कर देना ही बमन पेंच है। पर यह मित्रता पर आजमाने की चीज नहीं है। तो इसी बात पर हो जाए मिठाई। मेरी तरफ से, मिश्रा जी ने कहा, सारी पंचायत के लिए। हमारी मित्रता के नाम भेजो किसी को बाजार और मंगाओ मिठाई। पर पैसे तुम दोगे। दोनों मित्र हंसकर एक दूसरे के गले लग गए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताएं। 5 मिथिला के लोग पाककला में निपुण होते हैं। तीज त्योहारों पर तो प्रायः हर घर में तरह तरह के पकवान बनते हैं। आम दिनों का भोजन भी सुस्वादु होता है। रंगों से मिथिलांचल के लोगों का खास लगाव है। कला प्रेमी ऐसे कि अपनी चित्रकारी में प्राकृतिक रंगों का ही उपयोग प्राचीन काल से करते आ रहे हैं। सुगंध प्रेमी भी हैं मिथिलावासी। प्रायः हर घर के अहाते में बेला, चमेली, कचनार, जूही, कनक, कटेली, चंपा, रातरानी जैसे पुष्पों के पौधे मिल ही जाएंगे। एक दिन मिथिला नरेश अपनी पुष्पवाटिका में टहल रहे थे। उनके साथ थे उनके मंत्री। किसी कारणवश गोनू झा महाराज से मिलने आए तो महाराज ने उनको भी पुष्पवाटिका में ही बुला लिया। महाराज अपने मंत्री से कुछ बातें करते रहे, कुछ निर्देश देते रहे। गोनू झा उन दोनों के साथ टहलते रहे। मंत्री मन ही मन खुश हो रहा था कि महाराज गोनू झा को महत्व नहीं दे रहे हैं। मंत्री को निर्देश दे चुकने के बाद महाराज अचानक मंत्री से कहने लगे, मंत्री जी, इस पुष्पवाटिका में मैं जब कभी आता हूं तो मुग्ध हो जाता है। जिस पौधे के पास जाओ उसी पौधे से एक विशेष सुगंध का एहसास मन में भर जाता है। लेकिन मुझे इन सभी फूलों में गुलाब अधिक पसंद है। देखने में भी सुंदर और सुगंध ऐसी कि म्लान मन को भी आनंदित कर दे। क्या ऐसा कोई उपाय है कि मैं जिस पौधे के पास जाऊं वहां से मुझे गुलाब की सुगंध ही मिले? मंत्री ने जब महाराज की बातें सुनी तो वह अवाक रह गया। उसकी समझ में नहीं आया कि वह महाराज को क्या उत्तर दे। भला कचनार से गुलाब की सुगंध कैसे आ सकती है? कोई भी फूल अपना ही सुवास देगा। महाराज को यह क्या सूझी? अचानक मंत्री को आई बला को टालने की तरकीब सूझ गई। उसने तुरंत महाराज से कहा, महाराज,
गोनू झा के रहते हुए इस प्रश्न का उत्तर मैं दूं, उचित नहीं लगता। महाराज समझ गए कि मंत्री उन्हें कोई उपाय बताने की स्थिति में नहीं है, इसलिए वह बात टाल रहा है। वे मन ही मन मुस्कुराए और फिर गोनू झा की ओर देखा। गोनू झा ने एक पल भी गवाए बिना कहा, महाराज, शाम ढल रही है, आपको ठंड लग सकती है। मैं तुरंत आपका दुशाला लेकर आता हूं। और महाराज की स्वीकृति के बिना ही मुड़े और महल की ओर चले गए। महाराज मंत्री के साथ पुष्पवाटिका में टहलते रहे, जैसे पहले टहल रहे थे। थोड़ी ही देर में गोनू झा मंद मंद मुस्कुराते हुए वहां आए। महाराज के पास रुके और सम्मानपूर्वक दुशाला उनके कंधों पर फैलाकर डाल दिया। महाराज ने दुशाले के एक छोर को खुद सीने से लपेटते हुए दूसरे छोर को अपने कंधे पर रख लिया। उस समय महाराज गुलाबों के बीच ही थे, गुलाब की सुगंध से सराबोर। थोड़ी देर वहां टहलते रहे महाराज और उसके बाद दूसरे फूलों की ओर बढ़ते हुए उन्होंने गोनू झा से पूछा, पंडित जी, क्या कोई उपाय है कि मैं जिन फूलों के पास जाऊं उनसे गुलाब की सुगंध ही आए? गोनू झा मुस्कुराए और बोले, उत्तर मिल जाएगा महाराज। थोड़ी देर में ही वे लोग पुष्पवाटिका के ऐसे छोर पर पहुंच गए जहां बेलाजूही चमेली जैसे श्वेत पुष्पों की निराली छटा बिखरी हुई थी, मगर महाराज को वहां भी गुलाब की सुगंध मिल रही थी, भीनी भीनी सुगंध। महाराज ने मंत्री से पूछा, इन फूलों से कैसी सुगंध आ रही है? मंत्री ने कहा, बेला जूही की मिली जुली सुगंध। महाराज ने गोनू झा से भी वही सवाल दोहराया। गोनू झा महाराज के पूछने का अर्थ समझ गए। उन्होंने कहा, महाराज, फूलों में तो वही सुगंध है जो नैसर्गिक रूप से उनमें विद्यमान है, लेकिन आप जहां कहीं भी जाएंगे वहां आपको गुलाब की भीनी सुगंध मिलेगी। आपने आज्ञा दी थी कि मैं कुछ ऐसा उपाय बताऊं कि आप इस पुष्पवाटिका में जहां कहीं भी जाएं, आपको गुलाब की सुगंध मिले। मैंने वह उपाय कर दिखाया है। अब तक मंत्री गोनू झा को इसी उपाय के मामले में मुंह लटकाए देखने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन गोनू झा की बातें सुनकर उसके चेहरे का रंग उतर गया। महाराज ने पूछा, क्या सच आपने ऐसा कुछ किया है? मैं अब भी गुलाब की सुगंध का अनुभव कर रहा हूं। गोनू झा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया है, बस थोड़ा सा गुलाब का इत्र आपके दुशाले पर लगा दिया है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। 6 राजा अपने पिता की समाधि पर प्रतिदिन श्रद्धा निवेदित करने जाता था। एक दिन उसे वहां एक पत्र मिला। उसमें लिखा था, चिरंजीवी पुत्र, मैं स्वर्ग में सकुशल ही हूं। अगर कोई अभाव खटकता है तो सिर्फ गोनू झा का। उनके बिना मेरा यहाँ मन नहीं लगता है, इसलिए यथाशीघ्र भेजने के लिए मेरी समाधि से दक्षिण स्थित टीले पर उन्हें चढ़ाओ और 2 टाल पुआल से ढककर आग लगवा दो। वह सदैव मेरे पास पहुंच जाएंगे। अगर उनके बिना तुम्हारा भी काम नहीं चलता हो तो कुछ ही महीने में उन्हें वापस भेज दूंगा। राजा विस्मय में पड़ गया। उसने दरबारियों से पूछा। सभी एक स्वर से गोनू झा के भाग्य की सराहना करने लगे। कुछ दरबारी इस पुनीत कार्य के लिए स्वयं आगे बढ़े, परंतु गोपाल नाई ने कते हुए कहा, महाराज, उचित तो यह होगा कि जिसका बुलावा आया है वही जाए, अन्यथा बड़े महाराज कहीं कुपित न हो जाएं। राजा को बात जीची। गोनू झा को बुलाकर पूछा गया। एक पल के लिए तो वह भौंचक के रह गए, किंतु तुरंत ही प्रसन्नता का स्वांग भरते हुए संभल गए और विश्वासपूर्वक कहा, महाराज, मुझे बड़ महाराज के पास जाने में कोई आपत्ति नहीं है, यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। परंतु मेरी कुछ विवशता है, अगर उन्होंने मुझे वहीं रोक लिया तो मेरे परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? इसलिए पहले मुझे 1000 स्वर्ण मुद्रा दी जा, ताकि मैं अपना घर दुरुस्त कर लूं। दूसरी बात यह कि जब तक न लौटूं
तब तक मेरे परिवार को प्रतिमाह 100 स्वर्ण मुद्रा भिजवाने की व्यवस्था कर दी जाए, और अंतिम बात यह कि परिवार को सुव्यवस्थित करने के लिए मुझे 3 मास की मोहलत मिले। राजा ने सभी शर्तों को मान लिया। 3 महीने बाद पत्र में वर्णित तरीके और गाजे बाजे के साथ गोनू झा को स्वर्ग भेज दिया गया। इधर राजा को अपनी भूल का एहसास हो गया कि गोनू झा से छुटकारा पाने के लिए दरबारियों ने प्रपंच रचा था। वह उदास और दरबारी खुश रहने लगे, लेकिन अब किया ही क्या जा सकता था। एक दिन राजा अपनी उदासी का कारण बता ही रहा था कि तभी सूचना मिली, गोनू झा दरबार में हाजिर होना चाहते हैं। राजा के आश्चर्य और खुशी का ठिकाना न रहा, किंतु गोपाल नाई सहित दरबारियों के होश उड़ने लगे। हष्टपुष्ट होकर आए गोनू झा ने प्रसन्न मुद्रा में दरबार में प्रवेश किया। राजा ने अपने पूज्यवाद पिता का समाचार पूछा। उन्होंने गदगद स्वर में कहा, महाराज, वह तो बहुत प्रसन्न हैं, पर वहां नाई नहीं रहने के कारण महाराज को हजामत बनाने में बड़ी कठिनाई होती है, और वह कोई ऋषिमुनि तो हैं नहीं कि जटाजूट और मूछदाढ़ी बढ़ाते जा। मैं इस काम में बिल्कुल अनाड़ी हूँ। एक दिन प्रयास भी किया तो वह लहूलुहान हो गए, इसलिए गोपाल नाई को शीघ्र भेज देने के लिए कहा है। यह सुनते ही गोपाल नाई का चेहरा फीका हो गया। वह दरबार से भागने लगा, लेकिन सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। राजा ने क्रोध से कहा, गोपाल, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। उस दिन तो तुम लोग स्वर्ग जाना सौभाग्य की बात समझते थे। दूसरी बात कि गोनू झा अभी वहां से भले चंगे लौट आए हैं। अब गोपाल नाई ने सच्चाई उगलते और गिड़गिड़ाते हुए कहा, महाराज, क्षमा करें। आपको बड़े महाराज की समाधि पर मिला पत्र मैंने ही लिखा था। हम लोगों ने ईर्ष्यावश गोनू झा को यहाँ से हटाने की चाल चली थी। यह तो जादू से बच गए, परंतु मैं टोना टोटका नहीं जानता, इसलिए मारा जाऊंगा। मुझे माफ करें। राजा गोनू झा की ओर मुखातिब हुआ। गोनू झा ने सहजता से कहा, महाराज, यह ठीक कहता है। मैं तो उसी समय जान गया था कि यह गोपाल और दरबारियों का षड्यंत्र है। फिर भी छानबीन कर पता लगा लिया और उन 3 महीने में घर से टीले तक सुरंग बनवा दी। आग लगते ही सुरंग द्वारा सकुशल घर पहुंच गया, लेकिन यह तो सचमुच मारा जाएगा। गोपाल नाई गोनू झा के पांवों पर गिर पड़ा। राजा ने गोनू झा की बुद्धिमता का लोहा माना और उन्हें उपहार प्रदान किए। उधर गोपाल नाई सहित कई दरबारियों को कारागार में डाल दिया। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। साथ गोनू झा की ख्याति और संपत्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि देखकर उनके पड़ोसी ईर्ष्या से जलने लगे। एक दिन तो उनके घर में ही आग लगा दी। घर को धू-धू जलते देख गोनू झा ने बुझाने का भरपूर प्रयास किया, किंतु विचलित नहीं हुए। आग बुझने के बाद राख को बोरों में कसकर हाट विदा हो गए। गोनू झा ने एक मालदार सेठ के बगल में अपने बोरों को रखा। उसकी रखवाली तन्मयता से करते देख उस सेठ को बड़ी उत्सुकता हुई। उसने आश्चर्य से पूछा, पंडित जी, इन बोरों में क्या है जो आप खाना पीना भी भूल गए हैं? गोनू झा ने गंभीर होते हुए कहा, सेठ जी, इनमें बहुमूल्य भस्म है। इसका महत्व वैद्य और हकीम ही जानते हैं। उन्हें पता चलेगा तो फौरन मनमाफिक दाम देकर ले जाएंगे। इतना सुनते ही सेठ को लोभ आ गया। वह बार बार उनके बोरों को नजर पर चढ़ाने लगा। इधर गोनू झा ने सिरदर्द का स्वांग भर लिया। बगलगीर होने का दायित्व जताते हुए सेठ उन्हें अपने आदमियों से अस्पताल भिजवाने लगा और गोनू झा आनाकानी करने लगे। अंततः वह राजी हो गए। सेठ ने उनका माल मूल्यवान समझकर बोरे बदल लिए। उसे उनकी तुलना में अपना सामान मामूली लगने लगा था, इसलिए पहले इनके ही सामानों को ठिकाने लगाया। तब तक गोनू झा लौट आए। उन्हें देख सेठ 9-2-11 हो गया। वह अपना सामान न पाकर उसका ही लेकर लौट आए और फिर उसे बेचकर सुंदर घर बनवाया।
दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दे, कमेंट में बताएं कहानी कैसी लगी। 8 राजा को एक खास सलाहकार की जरूरत थी। उसने अपने दरबारियों में से ही किसी को नियुक्त करने का निश्चय किया। तदर्थ तरह तरह के प्रश्न किए गए। उनमें गोनू झा सफल रहे, किंतु अन्य दरबारियों ने आपत्ति करते हुए कहा, महाराज अभी व्यावहारिक ज्ञान की परख नहीं हुई है। राजा को बात जींची और उसने 10 दरबारियों का चयन किया। सभी को एक भैंस और एक बिल्ली महीना भर के लिए इस शर्त के साथ दी गई कि भैंस का दूध पीकर जिसकी बिल्ली सर्वाधिक मोटी होगी वही दरबारी इस पद का हकदार होगा। उसी दिन से दरबारी गण तहेदिल से बिल्ली को दूध पिला पिलाकर मस्त करने में जुट गए। गोनू झा अधिकाधिक दूध के लिए भैंस को हरा चारा खिलाते और पूरा परिवार बिल्ली को दूध पिलाने में जुटा रहता। 2-3 दिनों के बाद ही उन्हें लगा कि यह मूर्खता नहीं तो और क्या है कि पूरा परिवार इतनी मेहनत कर दूध बिल्ली को पिला दे। उन्होंने एक उपाय सोचा। दूध खौलाने स्वयं बैठ गए और जब औट गया तब कटोरे में निकाला। फिर गर्दन पकड़कर बिल्ली को उसमें सटा दिया। वह म्याऊं म्याऊं करती भागी। उस दिन से बिल्ली की नानी न मरे कि दूध के पास फटके। वह दूध क्या, उससे बना हर पदार्थ, यहाँ तक कि उजला द्रव देखकर भाग खड़ी होती। मास बीतने पर सभी दरबारी खास बनने की प्रत्याशा में अपनी अपनी बिल्ली के साथ दरबार में पहुंचे। दूसरों की बिल्लियां मस्त थीं, किंतु गोनू झा की मरियल। वह उसे ही सिंदूर, टिकुली इत्यादि से महिमामंडित कर लाए थे। अन्य दरबारी उनकी बिल्ली को देखकर उपहास करने लगे, लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं। सभास्थल पर राजा उपस्थित हुआ और बिल्लियों को देखकर प्रसन्न हो गया कि वास्तव में दरबारीगण विश्वासपात्र हैं। बेचारों ने जी जान से मेहनत कर दूध अपनी बिल्ली को पिलाया है। वहीं फूलमाला आदि में एक पिलपिली बिल्ली को देखकर राजा विस्मित कि यह बिल्ली यहाँ कैसे पहुंची। कुछ दरबारियों ने उपहास करते हुए कहा, महाराज यह तो गोनू झा की शानदार बिल्ली है। यह सुनकर सभी दरबारी ठठाकर हंसे। राजा क्रुद्ध हो गया कि गोनू झा ने छल किया, इन्होंने दूध बिल्ली को नहीं पिलाया है। उनसे जवाब तलब किया गया। गोनू झा ने विश्वासपूर्वक कहा, महाराज इसके दुबली पतली रह जाने का मुझे भी दुख है, पर है यह भागवंती, इसके आने से मेरे घर में खुशहाली लौटी। जहां तक दूध पिलाने का सवाल है तो इसे दूध की महक लगती है, और दूध क्या, कोई भी उजला तरल पदार्थ देखकर ही भाग जाती है। इसमें मैं क्या कर सकता हूं? कुछ दरबारियों ने एक स्वर से कहा, महाराज यह सरासर असत्य है, सा हो ही नहीं सकता। अन्य दरबारी खुश थे कि आज गोनू झा का झूठ पकड़ा गया। राजा ने अपनी प्यारी बिल्ली दी थी, लेकिन गोनू झा ने दूध के लोभ में उसे सुखा ही डाला। राजा ने क्रोधित होते हुए कहा, ठीक है, इसकी जांच अभी होनी चाहिए, और अगर दूध पी लिया तो गोनू झा को 1 महीने की कड़ी कैद मिलेगी। परीक्षा शुरू हुई। कटोरा भर दूध बिल्ली को दिखाया गया। वह म्याऊं म्याऊं करती और सिर पर पाँव रखकर भागी। गोनू झा ने खींचते हुए कहा, महाराज देखिए सी बिल्ली को मैं क्या कर सकता था। अन्य दरबारी हक्के बक्के रह गए। राजा ने गोनू झा को ही खास सलाहकार नियुक्त करना पड़ा, क्योंकि उनकी बिल्ली ही अलग नस्ल की थी। दोस्तों यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और यह वीडियो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।